बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज हमने स्टार्ट करना है अपना चैप्टर 6, डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन एंड डेटा वेयरहाउस। बेसिकली होता क्या है कि मैंने आपको बताया कि जब भी हमारे पास डाटा आता है, क्या वो किसी सिस्टमेटिक फॉर्म में होता है? हाँ जी, नहीं। क्या किसी तरतीब में होता है? नहीं। क्या किसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है? नहीं। बल्कि बढ़िया बेढंगा सा, अजीब सा होता है। क्या वो सारा डाटा हमारे काम का होता है? नहीं। हमें उस डाटा को कन्वर्ट करना होता है किसके अंदर? इंफॉर्मेशन के अंदर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसे प्रोसेस करना पड़ता है। उसे प्रोसेस करने को उसे नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। मतलब डाटा को क्लीन करना, डाटा में से डुप्लीकेट चीजें निकालना, डाटा के अंदर कंसिस्टेंसी लाना, ऑटोमिसिटी लाना, उसके अंदर इंश्योर करना, फिर उनको टेबल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना, फिर टेबल्स के दरमियान में रिलेशंस मेंटेन करना। ये सब चीजें जो हम कर रहे होते हैं डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए, इसे क्या कहा जाता है? डाटा नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। पहले डाटा नॉर्मल करते हैं और फिर हम इनको स्टोर करते हैं किसके अंदर? डेटाबेस के अंदर। डाटा वेयर हाउसेज होते हैं जिसके अंदर फिर हम डाटा को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। तो बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करता क्या है? मुख्तलिफ डिवाइसेस से डाटा कलेक्ट करता है, जिसको एक्सट्रैक्शन कहते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करता है, नॉर्मलाइज करता है, और फिर उसको क्या करता है? सेव कर देता है। समझ आ गई बात? तो लिहाजा अब हम देखेंगे नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है? रॉ डाटा को साफ करना, क्लीन करना, उसके अंदर से मुख्तलिफ डुप्लीकेट चीजें निकालना, अपनी रेलिवेंट चीजें रखना, टेबल्स में कन्वर्ट करना, रिलेशंस मेंटेन करना, ये डाटा नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न डाटा ड्रिवन सोसाइटी। तो जाहिर सी बात है, आजकल जो भी सोसाइटी है सारी डाटा बेस्ड ही है, हर चीज डाटा के ऊपर बेस कर रही है। सारे बिजनेसेस बड़े बड़े देखें, इतने ज्यादा उनके दरम्यान में हाइप क्रिएट हो रही है। सारा किस वजह से है? डाटा की मौजूदगी की वजह से। बैकबोन ऑफ मॉडर्न डाटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, इनेबलिंग द एफिशिएंट स्टोरेज, ऑर्गेनाइजेशन, रिट्रीवल स्ट्रक्चर डाटा। तो लिहाजा इस चीज को डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। सेकंड पैराग्राफ में, डेटाबेस मैनेजमेंट कंसेप्ट्स इंक्लूड डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन, मतलब डाटा को कन्वर्ट करना, डाटा को शेप में लेके आना, और डाटा वेयर हाउसिंग, उसको स्टोर करना, वेयर हाउस में एक्सट्रैक्ट करना, डिफरेंट डिवाइसेस से ट्रांसफॉर्म करना, उनको टेबल्स में कन्वर्ट करना, और लोड करना, मतलब लोगों को दिखाना, यूजर्स को शो कराना। ये सारे काम करना इसके अंदर आता है। तो लिहाजा पहले हम देख लेते हैं डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन अ रिलेशनल डेटाबेस। जो कल हमने एक्सेल के अंदर देखा था, मेरे पास जो कल हमारे पास शीट्स थी, मुख्तलिफ तरह की टेबल्स थी, मुख्तलिफ फॉर्मेट के अंदर थी, उनको मैं पहले एक्सेल में ले आया, फिर मैंने उनको टेबल की शक्ल दी, फिर उनको डाटा मॉडल में लोड किया मैंने, फिर डाटा मॉडल में उनके रिलेशन मैंने बनाए, और फिर उसके बाद पिवट टेबल जनरेट की, जिसके जरिए से मैं क्या निकाल रहा था? इंफॉर्मेशन अपनी निकाल रहा था। इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन अ रिलेशनल डेटाबेस टू मिनिमाइज रिडंडेंसी एंड इंश्योर डाटा इंटेग्रिटी by breaking down large, unwieldy tables into small and logically related ones and defining clear relationship between them। तो 12 सिंपल सी बात है। डाटा नॉर्मलाइजेशन क्या है? डाटा को साफ करना, टेबल में कन्वर्ट करना, और उनके दरमियान में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना। डाटा को नॉर्मलाइज क्यों करते हैं? नंबर वन, रिडंडेंसी, स्टोरिंग द सेम डाटा इन मल्टीपल प्लेसेस। मतलब अगर हम हर टेबल में, जो भी टेबल मेंटेन कर रहे हो, वहां पे स्टूडेंट्स के नेम बार 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 रिपीट करेंगे तो साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और बाज डाटा फिर हम यूज कर रहे होंगे और बाज डाटा हम यूज ही नहीं कर रहे होंगे, तो डाटा रिडंडेंट हमारा फारग पड़ा रहेगा और मुफ्त की स्पेस भी लेगा, और रिस्क भी रहेगा कि कहीं डाटा लॉस ना हो जाए। Anomalies without data normalization, updating, inserting और deleting data can lead to errors। अगर आप नॉर्मलाइज नहीं करते, फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 टेबल हैं और मैंने उन टेबल्स को रिलेशन में नहीं डाला हुआ, बल्कि 3 अलग टेबल हैं और हर टेबल में स्टूडेंट नेम आ रहे हैं। मैंने एक स्टूडेंट को अपने स्कूल से निकाल दिया, तो अब मुझे उन टेबल में से डाटा रिमूव करना है कि नहीं करना? होना ये चाहिए कि मैं किसी एक जगह से रिमूव करूं तो बाकी हर जगह से वो खुद ब खुद रिमूव हो जाए। लेकिन अगर मैंने ये नहीं की हुई नॉर्मलाइजेशन, तो मैं किसी एक जगह से रिमूव करूंगा, हो सकता है कहीं और वो पड़ा रह जाए। तो इससे क्या होगा? एरर्स आएंगे, अनोमलीज क्रिएट होंगी कि एक स्टूडेंट नहीं होगा, एक टेबल में होगा, दूसरी टेबल में नहीं होगा, तीसरी में नहीं होगा, चौथी में होगा। तो ये अनोमलीज होती है, मतलब हम डाटा को क्लीन करते हैं। तो इसकी बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं, ये 3 लेयर्स होती हैं नॉर्मलाइजेशन की। पहली लेयर कहते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, 1NF। क्या इसका क्या कहता है? इलिमिनेट रिपीटिंग ग्रुप्स एंड इंश्योर एटॉमिसिटी। मतलब एक कॉलम के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू होनी चाहिए, एक कॉलम और रो के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू होनी चाहिए, चीजें डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। जैसे नीचे एग्जांपल्स के अंदर देखिए, यहां पे एक टेबल नजर आ रही है,
ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम और प्रोडक्ट। एक सेल के अंदर कितनी प्रोडक्ट्स आ रही है? तीन। तीन प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। इसका मसला क्या है? आपको कुछ मसला नजर आ रहा है इसमें? मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। अच्छा यार, क्या हो गया इसे? ओए यार, ये कहाँ पे बैठे बैठे एरर आ गए, बदतमीज। अच्छा चलो। मुझे इस पे काम लगेगा, बराबर। अभी फिलहाल इसे यहीं पे समझे, मुझे एक्सेल पे काम करना है थोड़ा सा। तो यहाँ पे एक कॉलम के अंदर कितनी प्रोडक्ट्स आ रही है, एक सेल के अंदर? तीन। आइडली एक सेल के अंदर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट हो, क्योंकि इसके अंदर तीन प्रोडक्ट है। जब मैं कॉलम पे फिल्टर लगाऊंगा तो वो कॉलम इसको आइडेंटिफाई ही नहीं करेगा। तो लिहाजा पहला काम हमने क्या करना है कि इनको दो टेबल्स में ब्रेक कर देना है। मतलब ये जो रिपीटेटिव डाटा है इनको ब्रेक कर देना है। जैसे नीचे टेबल देखिए, फर्स्ट एंड एक टेबल बना दी, ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम और प्रोडक्ट। अब हर सेल के अंदर कितनी वैल्यूज है? एक ही वैल्यू है। हर सेल के अंदर कितनी वैल्यूज है? एक ही value। ये पहली फॉर्म कहलाती है 1NF, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? Eliminate repeating groups and ensure atomicity. Each column contain indivisible values. जो further divide now, all data in column must be of the same type. Same type का होना चाहिए. No repeating groups or arrays in a single column. और इसी तरह each row must be uniquely identifiable, typically with a primary key. कोई ना कोई प्राइमरी की मौजूद होनी चाहिए। समझ आ गई? यहाँ पे जिस तरह ऑर्डर आईडी एक प्राइमरी की है। क्लियर है? ये फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, रिपीटेड इन चीजों को रिमूव करते हैं अपनी वर्किंग में से। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसीज इंश्योरिंग ऑल नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट डिपेंड फॉर फुली ऑन द प्राइमरी की। टेबल मस्ट ऑलरेडी बी वन एन एफ एंड नो एट्रीब्यूट शुड बी डिपेंड ओनली पार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, फॉर द वन एफ टेबल अबव, सपोज वी एड द कस्टमर एड्रेस। ये एक टेबल है, ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट और आगे कस्टमर एड्रेस। Here ordered product ID form a composite key, primary key, but customer name and customer address depends only on order ID. कस्टमर एड्रेस किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? कस्टमर नेम के ऊपर, ये ऑर्डर आईडी के ऊपर। और जॉन डोई भी किस पे डिपेंड कर रहा है? ऑर्डर आईडी पे। हियर ऑर्डर आईडी एंड प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म अ कंपोजिट प्राइमरी की। देखें यहां पे ऑर्डर रिपीट हो सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं ना, तो ये कंपोजिट की है। प्रोडक्ट रिपीट हो सकती है कि नहीं हो सकती? प्रोडक्ट रिपीट क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है कि नहीं हो सकती, मैंने ये पूछा है। यहाँ पे एक ऑर्डर लैपटॉप है, दूसरा ऑर्डर माउस का है, तो तीसरा ऑर्डर लैपटॉप का हो सकता है कि नहीं हो सकता? रिपीट हो रही है ना। ये दोनों कंपोजिट की हैं। जबकि कस्टमर नेम एंड कस्टमर एड्रेस डिपेंड ओनली ऑन ऑर्डर आईडी। क्या कस्टमर का नेम डिफरेंट हो सकता है कस्टमर एड्रेस से? कस्टमर एड्रेस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? कस्टमर नेम पे। और कस्टमर नेम किस पे डिपेंड कर रहा है? ऑर्डर आईडी पे डिपेंड कर रहा है। तो वो कहता है कि आपने ऑर्डर टेबल को अलहदा कर लें और कस्टमर टेबल को अलहदा। आप देखें, कस्टमर किस पे डिपेंड कर रहा है? कस्टमर नेम पे। और कस्टमर किस पे डिपेंड कर रहा है? ऑर्डर आईडी पे। अब इस कॉलम के अंदर क्या ऑर्डर आईडी कभी भी आगे रिपीट होगी? जरा नीचे बनाते जाए टेबल। क्या ऑर्डर नंबर 1 दोबारा आ सकता है? नहीं आ सकता। अगला ऑर्डर हमेशा क्या होगा? अच्छा, जॉन डुई का ऑर्डर नंबर 1 दोबारा आ सकता है क्या? अगला ऑर्डर ऑर्डर 2 होगा भाई, 1 कैसे हो सकता है? सेम बंदे ने, क्या सेम बंदे ने दूसरी चीज भी ऑर्डर कर दी तो अगला ऑर्डर हुआ ना उसका। मतलब अब ये देखिए, ये सारी प्राइमरी कीज है, मतलब यूनिकली आइडेंटिफाएबल है। इस पूरे साल में कभी भी आगे ऑर्डर आईडी रिपीट नहीं होनी। किधर? वो टेबल सही नहीं बनी थी ना, यही तो अब हमने काम किया, यही तो मसला खत्म किया कि वो कंपोजिट की थी। हालांकि किस पे होना चाहिए? प्राइमरी की पे होना चाहिए, जो इनडिविजिबल हो, फर्दर डिवाइड ना हो या फर्दर ग्रुप्स की सूरत में कन्वर्ट ना हो। इसलिए तो हमने उसको 6 में लेके आए हैं। तो क्या यहां पे ऑर्डर आईडी कभी भी आगे रिपीट हो सकती है? नहीं, ऑर्डर आईडी हमेशा यूनिक रहेगी। तो कस्टमर हमेशा किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? ऑर्डर आईडी पे। और एड्रेस किस चीज पे करेगा? कस्टमर पे। क्या एक एड्रेस के मल्टीपल ऑर्डर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? क्या एक एड्रेस के मल्टीपल कस्टमर हो सकते हैं?
नहीं। तो कस्टमर एड्रेस क्या ऑर्डर आईडी पे डिपेंड कर सकता है? नहीं। एक एड्रेस के मल्टीपल ऑर्डर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं, तो फिर तो कंपोजिट की बन जाएगी। प्राइमरी की क्या है? यूनिक हो। तो कस्टमर एड्रेस हमेशा किस पे डिपेंड करना चाहिए? कस्टमर नेम पे। और कस्टमर नेम किस पे होना चाहिए? एड्रेस। अब जरा गौर से सुने, क्या एक कस्टमर क्या एक ऑर्डर बार बार रिपीट हो सकता है नंबर? नहीं हो सकता। अगला ऑर्डर हमेशा नेक्स्ट नंबर होगा। समझ आ गई बात? तो ऑर्डर नंबर चेंज नहीं होता, तो कस्टमर आईडी के लिए प्राइमरी की ऑर्डर आईडी बनती है। और इसी तरह क्या एक कस्टमर का एड्रेस, एक एड्रेस के मल्टीपल कस्टमर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। 1 2 3 हाउस एक ही एड्रेस है, एक कस्टमर हो सकता है। तो लिहाजा ये आपस में एक दूसरे के ऊपर प्राइमरी डिपेंड कर रहे हैं। और ऊपर हमने प्रोडक्ट्स को हमने क्या कर दिया? अलहदा कर दिया। ऑर्डर टेबल को उसमें से हमने अलहदा कर दिया। समझ आ गई बात? तो वो जो रिपीटिंग चीजें थी वो हमने इसमें से रिमूव की है। ऑर्डर आईडी एंड प्रोडक्ट फॉर्म अ प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म अ कंपोजिट प्राइमरी की, बट कस्टमर नेम एंड कस्टमर एड्रेस डिपेंड ओनली ऑर्डर आईडी। तो जो ये दोनों है इनको तो अलहदा कर लिया जाए ना पहले। इनकी टेबल तो अलहदा बना दी जाए, और जो दो कंपोजिट आईडीज हैं उनकी टेबल अलहदा बना दी जाए। समझ आ गई बात? ओके। फिर उसके बाद आती है थर्ड लेयर ऑफ नॉर्मलाइजेशन। इलिमिनेट ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज वेयर नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट डिपेंड ऑन other non-primary key. The table must be second enough. All attribute must depend on directly on a primary key, not indirectly through an other attributes. जैसे ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस और कस्टमर सिटी। कस्टमर सिटी डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? एड्रेस के ऊपर। सिटी मल्टीपल हो सकते हैं, एड्रेस मल्टीपल हो सकते हैं क्या? क्या ये एड्रेस रिपीट हो सकते हैं दोबारा किसी और कस्टमर? नहीं। सिटी तो हो सकता है। एड्रेस कस्टमर सिटी पे डिपेंड कर रहा है या कस्टमर सिटी एड्रेस पे डिपेंड कर रहा है? कौन सा यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है? एड्रेस यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है या सिटी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है? एड्रेस यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। एड्रेस हमेशा एक कस्टमर का एक हो सकता है, यूनिक हो सकता है। सिटी तो रिपीट होते रहेंगे हमेशा। समझ आ गई बात? अच्छा, अब ये एक टेबल है। क्या मसला है भाई? जी बच्चा, आपको ये जो तीन तीन लाइनें ऊपर लगी हुई है ना, ये लिखनी आनी चाहिए। बाकी ये है कि हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल एक्सेल में, मेरा एक्सेल आज गड़बड़ करिए, एक्सेल में करके ना फिर हम उसको करके देख लेंगे। ठीक है? मैं आपको एक्सेल में करा दूंगा, ये उसकी रिकॉर्डिंग जो है मैं डाल दूंगा, वो देख लेना रिकॉर्ड करके। हियर कस्टमर सिटी डिपेंड ऑन कस्टमर एड्रेस। कस्टमर सिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? कस्टमर एड्रेस पे, नॉट डायरेक्टली ऑन ऑर्डर आईडी। कस्टमर सिटी जो है ऑर्डर आईडी पे क्यों नहीं डिपेंड कर रहा? कस्टमर सिटी रिपीट हो सकता है, और ऑर्डर, एक सिटी के मल्टीपल ऑर्डर हो सकते हैं? हो सकते हैं। इस वजह से हम कस्टमर सिटी को ऑर्डर आईडी पे नहीं कर सकते। हम किसे करेंगे? उसको कस्टमर एड्रेस के साथ लिंक करेंगे। नॉट डायरेक्टली नॉट डायरेक्ट टू अचीव थ्री नेम स्प्लिट फर्दर। तो हमने कस्टमर टेबल अलग कर ली, ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम और एड्रेस आईडी। मैंने कंप्लेंट किया ना, तो वो उधर जाए आपने किधर जाना है? कॉम्प्लेक्स, क्या करना? उधर मैंने यहाँ से चलता अली करा फोन। अच्छा चलो, थोड़ी देर हाँ, रुको बता। तो मैं जा रहा हूँ वो। कितनी देर में आ जाएंगे वापस? तो मैं थे कि मैं आधे घंटे तो लग ही गया, उधर लेन में भी खड़ा होना। अभी रुके, मैं बताता हूँ फिर जाना। अभी बैठे, मैं क्लास खत्म करूँ। अगर नहीं मुझे फोन करो तो वापस ही ये लेते जाओ ना, अगर जाना होगा ना तो मैं आपको, आपके पास है ना वो, मेरे पास। मैं आपको फोन करके बता दूंगा आप उधर से। क्या करो? हाँ मैं फोन बता दूंगा, ठीक है? आओ क्या? ओके। तो कस्टमर टेबल, ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम और एड्रेस आईडी। एड्रेस आईडी की हमने अलग टेबल बना ली। कस्टमर सिटी, अब देखिए सिटी डिपेंड पे किस पे करता है? सिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? एड्रेस के ऊपर। एड्रेस किसके ऊपर कर रहा है? एड्रेस आईडी के ऊपर। एड्रेस आईडी रिपीट हो सकती है कि दोबारा? नहीं, हर एड्रेस की एक ही आईडी होगी। क्या एक आईडी के डिफरेंट एड्रेस हो सकते हैं? नहीं। तो लिहाजा क्या एड्रेस आईडी न्यूटीआर पे डिपेंड कर रही है सिटी पे, या सिटी डिपेंड कर रहा है एड्रेस आईडी पे? सिटी डिपेंड करेगा। एक आईडी एक ही सिटी की होगी, लेकिन एक सिटी के अंदर मुख्तलिफ आईडीज हो सकती हैं, तो वो कंपोजिट की है, तो हमें प्राइमरी की के ऊपर सारा कुछ डिपेंडेंट कराना है।
Benefit and trade-off. Benefits reduce redundancy, fewer anomalies, easier maintenance. Trade-off increased complexity with more tables. Potential slower qualities due to स्लोअर क्यूरीज ड्यू टू ज्वाइंस, मुख्तलिफ तरह के बीच में टेबल्स होती हैं और रिलेशंस होते हैं तो उसकी वजह से स्लो होती हैं। तो ये बेसिकली नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन मतलब क्या है? डाटा को फिल्टर करना, क्लियर करना, साफ सुथरा करना, उसके अंदर से रिपीटेशन निकालना। और ये कितनी लेयर्स के अंदर होता है? 3 लेयर के अंदर, 1F, सेकेंड एफ एंड थर्ड एफ। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा, इसके ऊपर मैं एक ना प्रैक्टिकली एक एक्सेल के अंदर चीज बना के मैं आपको सिखाऊंगा इस पे इंशाल्लाह। डाटा वेयर हाउसिंग। अब जब डाटा आपके पास आ जाता है तो अगला काम क्या करना होता है? आपने डाटा को स्टोर करना है। डाटा को स्टोर करने के कितने तरीकाकार है? 4 तो अभी हमने पढ़े थे पीछे। रिलेशनल और सब्जेक्ट ओरिएंटेड, हायरार्किकल और नेटवर्क। तो ये मुख्तलिफ तरीकाकार थे वेयर हाउसिंग के। यस, डाटा वेयर हाउस इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ डेटाबेस डिजाइन टू स्टोर एनालाइज लार्ज वॉल्यूम ऑफ हिस्टोरिकल डाटा supporting business intelligence and decision making. Unlike operational database which focus on current transaction, data warehouse are built for querying and reporting over extended time frame. तो डाटा वेयरहाउस क्या एक्चुअली डेटाबेस का एक बड़ा वर्जन है जो पास्ट की इंफॉर्मेशन भी अपने पास रखता है और करंट इंफॉर्मेशन भी अपने पास रखता है, और वो सपोर्ट करता है डिफरेंट किस्म के फंक्शंस को। मतलब उसको रिपोर्टें जनरेट करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, उससे मजीद इंफॉर्मेशन निकालने के लिए वो आपको क्या करता है? सपोर्ट करता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा वेयरहाउस। डाटा वेयरहाउस में जो डाटा सेव होता है वो किस फॉर्म के अंदर होता है? कौन से मॉडल के अंदर सेव होता है? इधर देखें, सब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड स्पेसिफिक बिजनेस एरिया रेदर देन ऑपरेशनल प्रोसेसेस। एरियाज के हिसाब से डाटा सेव करता है। मतलब HR डिपार्टमेंट का अलग से डाटा होगा, इन्वेंट्री का अलग, सेल्स का अलग, सबका डाटा अलग अलग टेबल्स की फॉर्म है। उसके बाद इंटीग्रेटेड डाटा फ्रॉम डाइवर्स सोर्स। डाटा वेयर हाउस जो है ये डाटा कलेक्ट कहाँ से करते हैं? मुख्तलिफ सोर्सों से करते हैं। मतलब वो आपके एक्सेल शीट से ले रहे होंगे, वो आपकी PDF फाइल से, व्हाट्सएप से, सेंसर से, अटेंडेंस मशीनों से, डाइवर्स मुख्तलिफ सोर्सों से जो है वो डाटा कलेक्ट कर सकता है। टाइम वेरिएंट। नॉर्मली ये किस तरह कितना डाटा सेव कर सकता है? स्टोर हिस्टोरिकल डाटा rather than just करंट स्नैपशॉट। तो इसके पास क्या होता है? पास्ट का, हिस्ट्री का डाटा होता है, हिस्टोरिकल डाटा। 5, 10 साल, 15 साल के डाटा इसके पास मौजूद होते हैं। एंड नॉन वॉलाटाइल। वंस डाटा इसके अंदर लोड हो जाए तो फिर उसको चेंज नहीं किया जा सकता, डिलीट नहीं किया जा सकता। जैसे कि वन टाइम अगर आप एक ट्रांजैक्शन डबल एंट्री डाल दें तो उसको दोबारा से डिलीट नहीं कर सकते, बल्कि उसकी जगह पे आपको रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी होती है। ठीक है, ओके। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। अच्छा, जो डाटा वेयर हाउस था उसका क्या काम था? डाटा को स्टोर करना। किस किस लिए? हिस्टोरिकल डाटा को, पास्ट के डाटा को स्टोर करना। जो करंट डाटा के ऊपर काम कर रहा होता है उसे हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसेस कहते हैं। OLTP कहा जाता है, ये जो हम नॉर्मली देखते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम आर डिजाइन टू मैनेज एंड प्रोसेस ट्रांजैक्शनल डाटा इन रियल टाइम। वेयर हाउस का काम क्या है? हिस्टोरिकल डाटा सेव करना। देखें, होता क्या है, सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन होगी, ऐसी बात है। उस ट्रांजैक्शन को कंप्यूटर में इंटर किया जाएगा, उसके बाद उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा, उसके बाद वो एक स्पेसिफिक शेप के अंदर आएगा जिसको वकास देख सकता है या मैं देख सकता हूं, और फिर उसके बाद इस डाटा को हम क्या कर देंगे? सेव कर देंगे। तो जब डाटा सेव होने आता है, क्या वो करंट होता है या हिस्टोरिकल हो चुका होता है? पास्ट का हो चुका होता है। तो डाटा वेयर हाउस में आता है तो पास्ट का हो चुका होता है। लेकिन ऊपर जो रियल टाइम वाले काम हो रहे हैं, ट्रांजैक्शन इंटर करना, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करना, ये सारा रियल टाइम पे हो रहा होता है। सेव करना वेयर हाउस का काम है, और जो रियल टाइम में चीजें हो रही होती हैं उसके लिए जो सिस्टम यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं? OLTP, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। जो हम I2B में पढ़ चुके हैं। कौन सा था वो? ऑपरेशनल लेवल पे कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम? TPS, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। उसका काम क्या था? यही काम था। तो दो काम होते हैं, एक होता है डाटा को सेव करना जो कि कर रहा होता है वेयर हाउस, और दूसरा काम रियल टाइम में जो चीजें परफॉर्म हो रही होती है उनको कैप्चर करना, रिकॉर्ड करना, कन्वर्ट करना, उसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम कहा जाता है। ऑनलाइन प्रोसेस सिस्टम आर डिजाइन टू मैनेज एंड प्रोसेस ट्रांजैक्शनल डाटा इन रियल टाइम। These systems are optimized for handling a large number of short, fast, and atomic transactions, such as inserting, updating, or deleting record in a database. OLTP systems are critical for day-to-day operations in business. नीचे आ जाए, online analytical processing and online transaction processing are two different data processing system designed for different purpose. अब ये जो रियल टाइम पे काम हो रहे होते हैं यहाँ पे भी दो सिस्टम जो होते हैं, एक होते हैं ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग और दूसरा होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग।
Online analytical processing is optimized for complex data analysis and reporting, while OLTP is optimized for transactional processing and real-time update. OLTP का क्या मतलब है? ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करना, उनको रिकॉर्ड करना और उनको अपडेट कर देना। जबकि OLAP का क्या होता है? ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करना, उनसे एनालिसिस जनरेट करना, उनसे रिपोर्ट्स जनरेट करना। जिस तरह के पावर बीआई और इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं वो ये काम कर रहे होते हैं। नीचे आ जरा समझते हैं। स्टेप 1 देखें। ऑपरेशनल इन्वायरमेंट, मतलब ये जो बाहर काम सारे हो रहे हैं। बिजनेस की स्ट्रेटजी है, बिजनेसेस की प्रोसेसेस है। फिर उसके बाद फर्स्ट टाइम क्या हुआ? एक ट्रांजैक्शन है। कस्टमर क्या कर सकता है? आपको ऑर्डर दे सकता है, या आपने कोई नई प्रोडक्ट खरीदी है, ट्रांजैक्शंस किए हैं, या इंप्लॉयज को आपने सैलरीज दी हैं। ऐसी बात है। जो भी ट्रांजैक्शन होगी ये सारे काम कौन कर रहा होगा? ओएलटीपी कर रहा होगा। ओएलईपी क्या कर रहा होगा? वो इन ट्रांजैक्शन को लेके रियल टाइम पे प्रोसेस करके हमें फिगर्स दे रहा होगा कि इस टाइम प्रॉफिट क्या चल रहे हैं, लॉस क्या चल रहे हैं, एनालिसिस कर रहा होगा, उनको रिपोर्ट्स जनरेट कर करके हमें दे रहा होगा, और साथ डेटा वेयर हाउस के अंदर से डेटा सेव भी कर रहा होगा। इंफॉर्मेशनल इन्वायरमेंट। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओएलटीपी, रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है। ऑनलाइन सिस्टम्स आर डिजाइन टू प्रोसेस ट्रांजैक्शनल इन रियल टाइम, इंश्योरिंग दैट डाटा इज अपडेट इमीडिएटली। हाई ट्रांजैक्शन वॉल्यूम, एट अ टाइम बहुत सारी ट्रांजैक्शन को एट अ टाइम ये प्रोसेस करने की कैपेसिटी रखता है। और कंकरेंटली करता है, मतलब ट्रांजैक्शन नंबर 1 है तो उससे पहले ही वो करेगा और फिर ट्रांजैक्शन 2 को रिकॉर्ड करेगा, जो कि हमने पढ़ा था। वो कौन सा था यार मॉडल? एसिड मॉडल। Atomic transaction, each transaction in a world system is atomic, meaning it is treated as single unit of work. If any part of the transaction fails, the entire transaction will be डिलीटेड या विल बी रोल्ड बैक। मतलब या तो काम होगा, पूरा होगा, या तो बिल्कुल नहीं होगा। वो जो मैंने कॉपी पेस्ट वाली आपको सिर्फ एग्जांपल करके दिखाएगी, वो वाला मसला यहाँ पे नहीं आएगा। एंड नॉर्मलाइज डेटाबेस स्ट्रक्चर, ओएलटीपी क्या करता है? डेटाबेस, डाटा जो उसके पास है तो उसको पहले क्या करता है? नॉर्मलाइज करता है, तीनों लेयर में कन्वर्ट करता है, और फिर उसके बाद उसको सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड करता है ताकि डाटा कंसिस्टेंट रहे। फोकस ऑन डाटा इंटेग्रिटी एंड कंकरेंसी, ओएलटीपी सिस्टम ensure data integrity by enforcing constraint, primary keys, foreign keys, and handling concurrent transactions efficiently. Short and fast queries. Queries in OLTP system are typically short and fast, focusing on retrieving or updating small amount of data. बैंकिंग में, ई कॉमर्स में, एयरलाइन रिजर्वेशन, जी जो आप सारा कुछ कर रहे होते हैं, ऑनलाइन टिकट्स बुक कर रहे होते हैं, ये हम ऐप से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर रहे होते हैं, पैसे ट्रांसफर कर रहे होते हैं, फंड्स, ये सब कौन से सिस्टम के जरिए हो रहे होते हैं? ओएलटीपी के जरिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के जरिए सारे काम हो रहे होते हैं। एडवांटेजेस, रियल टाइम, हाई परफॉर्मेंस, डाटा कंसिस्टेंसी, स्केलेबिलिटी। वही है। चैलेंज क्या है? कंप्लेक्सिटी, बहुत ज्यादा अगर ट्रांजैक्शन आ जाए या बढ़ जाए तो इसको डिजाइन करना बड़ा मसला होता है। लिमिटेड एनालिटिकल कैपेबिलिटी, एनालिटिकल कैपेबिलिटीज किसके अंदर होती है? ओएलएपी के अंदर होती है, ओएलटीपी के अंदर नहीं होती। एंड रिसोर्स इंसेंटिव, इसके इंटेंसिव, इसके ऊपर काफी ठीक ठाक पैसा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए होता है इसको सेटअप करने के लिए। ओएलटीपी वर्सेस डाटा वेयर हाउसिंग। ओएलटीपी का काम क्या है? रियल टाइम में ट्रांजैक्शन, जबकि वेयर हाउस का काम क्या है? हिस्टोरिकल। ये इसके पास बहुत छोटा सा डाटा होता है, और फिर जैसे डाटा बढ़ता है ये सेव करता जाता है, जबकि इसके पास डाटा बहुत ज्यादा होता है। डाटा स्ट्रक्चर हाईली नॉर्मलाइज्ड होता है, इसके अंदर नॉर्मली डी नॉर्मलाइज्ड होता है, सारा डाटा पड़ा होता है, नॉर्मल नॉर्मल सारा कुछ। जब भी जरूरत होगी तो वो ओएलटीपी या डीबीएमएस जो है उसको खुद नॉर्मलाइज कर देता है। ऑपरेशन, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, आप सारा कुछ कर सकते हैं इसमें, लेकिन वंस डाटा स्टोर हो गया फिर सिर्फ आप उसे रिट्रीव करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, रीड ओनली कर सकते हैं, उसके अंदर से डिलीट रिकॉर्ड नहीं कर सकते। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज्ड फॉर फास्ट ट्रांजैक्शन, ये कंप्लेक्स क्यूरीज के लिए होता है। क्यूरी कंप्लेक्सिटी, सिंपल शॉर्ट क्यूरीज, इसके अंदर लॉन्ग रनिंग क्यूरीज होती है। डाटा इंटेग्रिटी, इन्फोर्स स्ट्रिक्ट इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट, फोकस ऑन डाटा कंसिस्टेंसी फॉर एनालिसिस। एग्जाम्पल यूज केस, प्रोसेसिंग ऑनलाइन ऑर्डर, एनालाइजिंग सेल ट्रेंड्स ओवर टाइम। ये इसकी एग्जाम्पल है कि कहाँ कहाँ पे ये यूज होता है। अच्छा, ये काम होता क्या है? सबसे पहले डाटा लिया जाता है डिफरेंट डिवाइसेस से, फिर उनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है मुख्तलिफ शेप्स के अंदर। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपके पास मोबाइल है, अभी जब आप एक ऐप खोलते हैं, आप फैसल मोर की ऐप खोलें और बस बुक कराएं, तो आपके सामने कुछ चीजें आ जाएंगी कि ये बस सीटें बुक्स हैं और ये अवेलेबल है, आप इसको बुक कर सकते हैं। बेसिकली ये कहाँ से आ रहा है सारा डाटा? फैसल मोवर के वेयर हाउस। तो होता क्या है, जैसे ही हम एप्लीकेशन करते हैं ओपन, तो ये कौन सा सिस्टम है? ओएलटीपी। ये क्या करेगा? ये भागता है वेयर हाउस, वहां से सारी इंफॉर्मेशन पहले एक्सट्रैक्ट करता है उस बस से रिगार्डिंग, उस टाइम वाली सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड कर, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करता है कि आपको जिस शेप में नजर आए। देखें, उसके सर्वर में डाटा इस शेप में नहीं पड़ा होगा जिस शेप में हमारा। जैसे मेरे सामने ये टेक्स्ट आ रहा है ना,
लेकिन कंप्यूटर में किस फॉर्म में फाइल पड़ी है? पीडीएफ फाइल में। इसी तरह सर्वर में किसी और फॉर्मेट में चीज पड़ी है, ये भागेगा और उसको ले आएगा और मेरे उसकी उस शेप में लेके आएगा जिसके अंदर सीटें नजर आ रही है, ट्रांसफॉर्म करेगा उसे पहले, और फिर वो मुझे शो करा देगा। इसको कहते हैं लोड करना, जो कि मेरे सिस्टम में नजर आ रही होगी। कभी आपने खोला नहीं हो, नजर आ रहा होता है लोडिंग। लोडिंग क्या हो रही होती है? एक्चुअली वो सर्वर में से डाटा निकाल रहा होता है वेयर हाउस में से, उसको प्रोसेस कर रहा होता है और प्रेजेंटेशन शेप में देके आपको लोड करके उसने प्रेजेंट करना होता है। तो ये बेसिकली क्या है, पहले जो ओएलटीपी और वो पढ़ रहे थे वो था सिस्टम के अंदर डाटा एंटर करना, वेयर हाउस में जाना, तो ट्रांजैक्शन होती है, इंटर होती है, प्रोसेस होती है और वेयर हाउस में स्टोर हो जाती है। अब ये है कि वेयर हाउस में इंफॉर्मेशन पड़ी है तो हमने उसको रीड करना है, निकालना है, देखना है। तो कैसे होगा? सबसे पहले वेयर हाउस में से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा, उसको ट्रांसफॉर्म करेगा और फिर लोड करके मुझे दिखा देगा, मुझे प्रेजेंट कर देगा कि ये चीज आपके सामने इस तरह हो रही है। इसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्म एंड लोड प्रोसेस, ईटीएल प्रोसेस भी कहा जाता है। द ETL process is the backbone of data warehousing, transforming raw data from disparate source, party sources into a structured analysis ready format, ensure data quality and consistency। तो सबसे पहले सोर्सेज सिस्टम होते हैं, मुख्तलिफ सिस्टम जहां से डाटा उठाता है, एक्सट्रैक्ट करता है, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करता है, फिर लोड करता है, और प्रेजेंटेशन सिस्टम मतलब ये जो मोबाइल की ऐप होती है जिसमें उसने शो कराना होता है और वहां पे उसको अपना डाटा दे देता है। एक्सट्रैक्ट से क्या मुराद है? डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, डाटा का कलेक्ट करना क्या कहलाता है? एक्सट्रैक्शन करना कहलाता है। मुख्तलिफ माई एसक्यूएल और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर होते हैं। चैलेंजेस क्या है? हैंडलिंग डिफरेंट फॉर्मेट इंश्योर डाटा अवेलेबिलिटी, क्योंकि डाटा जो मिल रहा है वो डिफरेंट फॉर्मेट में मिल रहा होता है, तो ये बड़ा मसला होता है सिस्टम के लिए कि उन सबको एक कंसिस्टेंट फॉर्मेट में लेके आए। दूसरी स्टेज क्या होती है? लोड के बाद ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब है रॉ डाटा इज क्लीन, स्टैंडर्डाइज एंड इनरिच टू मीट वेयर हाउसिंग रिक्वायरमेंट। और फिर टास्क रिमूव एंड डुप्लीकेट वैल्यूज, कन्वर्टिंग डाटा, अप्लाई बिजनेस रूल्स, मतलब डाटा नॉर्मलाइजेशन कर। और फिर उसके बाद लोड होता है, डेफिनेशन, ट्रांसफॉर्म डाटा स्ट्रक्चर इनटू डाटा वेयरहाउस टाइप्स, इनिशियल लोड, पॉपुलेटिंग द वेयरहाउस विद ऑल हिस्टोरिकल डाटा एट वंस, या पुराना सारा डाटा एक ही बार वेयरहाउस में डाल दो, या इंक्रीमेंटल लोड, डेली बेसिस पे नई चीजें जो है वो अपडेट करते हैं। दोनों तरीकों से आप वेयरहाउस के अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं, और फिर वहां से आपको प्रेजेंटेशन मिल जाती है वेयरहाउस के अंदर। ठीक से आपको जब रीड करनी हो, व्यू करनी हो, तो आपको वेयरहाउस में से चीजें उसी तरीके से मिल जाती हैं जिस तरह से आपने देखनी होती है या आपको चाहिए होती है। इंपॉर्टेंस, कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी, एफिशिएंसी। चले, आज के लिए इतना। कल इंशाल्लाह बाकी मजीद कवर करेंगे। और मैंने कल लेक्चर सारे अपलोड कर दिए थे। जो नोट्स और क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह मैं आज कर दूंगा। अब सारे पेंडिंग थे लेक्चर, मुझे कल नजर आया। तो क्वेश्चंस लाजमी साथ साथ करते जाए इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपनी जुबान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।